बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नीट शास्त्र पे। आज हम लोग वन शॉट रिवीजन सीरीज़ में बात करेंगे एक चैप्टर की जिसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, अब देखो जो एस ब्लॉक एलिमेंट है, जो पीरियोडिक टेबल हम लोग अपना देखते हैं, कुछ इस तरह दिखने में पीरियोडिक टेबल होता है। जो एक्सट्रीम लेफ्ट वाला साइड होता है उसमें दो ग्रुप्स पाए जाते हैं, वो होता है ग्रुप 1 और होता है ग्रुप 2। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो ग्रुप्स पाए जाते हैं। ये दोनों ग्रुप जो होते हैं बच्चों वो बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक से। अब ये ब्लॉक्स क्या हैं? जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को, जब भी हम किसी बड़ी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसको हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट्स में, ताकि हम एक पार्ट्स के बारे में पढ़ें और उसके सारे एलिमेंट्स के बारे में हमको एक जनरल आइडिया हो जाए। उसके बाद ये बात अलग है कि हम बारी बारी से सबको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे आज एस ब्लॉक की। तो सबसे पहली चीज़ एस ब्लॉक के जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, तुम लोग पढ़ ही चुके होगे, कह रहे होगे सर फालतू में इतना नाटक कर रहे हैं, कि ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 को मिला के बनता है क्या? एस ब्लॉक। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं उसमें एलिमेंट्स जो होते हैं उसके नाम बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 1 की। ठीक है, देखो ग्रुप 1 और फिर बात करेंगे ग्रुप 2 की। देखो ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। ठीक है, ग्रुप 2 में होते हैं बच्चों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ठीक है, ये एलिमेंट्स, इतने एलिमेंट्स हैं, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। हम इनका ग्रुप 1 का जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जनरल रिएक्शंस पढ़ लेंगे, बाकी सारा उसमें अपने आप कवर हो जाएगा। अब देखो, लेकिन आगे जाने से पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ, ये जो भैया दो सबसे लास्ट वाले एलिमेंट है ना, फ्रेंशियम और रेडियम, जब होता क्या है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, तो न्यूक्लियस हैवी होने लगता है, न्यूक्लियस भारी होने लगता है, और भारी होने की वजह से न्यूक्लियस जो होता है वो रेडियो एक्टिव हो जाता है। रेडियो एक्टिव, हाँ आपने सही समझा, रेडियो एक्टिविटी वही सब एटम बम, न्यूक्लियर बिजली, जिससे बनाया जाता है। ठीक है, ओपेनहाइमर ने, आइंस्टीन ने और फेमेन ने मिलकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट किया था। ठीक है, इन लोगों ने मिलकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट किया था बच्चों, और उसी मैनहट्टन प्रोजेक्ट का जो नतीजा रहा कि हिरोशिमा और नागासाकी में, जापान में एटम बम गिराया गया। तो इन तीन साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है रेडियो एक्टिविटी को यूज़ करने के लिए डिस्ट्रक्टिवली, जिसमें ओपेनहाइमर का नाम आता है, फेमन का नाम आता है और आइंस्टाइन का नाम आता है। इन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। वैसे रेडियो एक्टिविटी का जो सही से स्टडी किया था वो मैडम क्यूरी और उनकी फैमिली ने किया था। मैडम क्यूरी को रेडियो एक्टिविटी के ऊपर रिसर्च के लिए फिजिक्स में उनको साइंस के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज से स्वीडन में सम्मानित किया गया, और रेडियम एलिमेंट के आविष्कार के लिए उनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो मैडम क्यूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में नोबेल प्राइज पाने वाली दुनिया की पहली महिला हैं, या कह सकते हैं पहली इंसान है। तो ये सब बात हो गई। तो देखो फ्रेंशियम और रेडियम जो होता है बच्चों, ये होता है रेडियो एक्टिव। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री होती है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक केमिस्ट्री। मतलब जनरली इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के आदान प्रदान की बात करते हैं, कि इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया है, या इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया गया है। ठीक है,
और रेडियो एक्टिविटी में जो मामला होता है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो डीके होता है, न्यूक्लियस डीके करके दूसरा न्यूक्लियस बनाता है किसी और एलिमेंट का। तो इसकी बारे में हम लोग बात अगले अलग टॉपिक में करते हैं, जिसको हम लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं या न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, अब देखो आगे जाने से पहले एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं जितने, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब तुम कहोगे सर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा नया जानवर है? तो बच्चा जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब होता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की क्षमता को इलेक्ट्रोनिगेटिव कहते हैं। तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजने का, अवे भेजने का जो टेंडेंसी होती है उसको हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं ये जो एलिमेंट्स होते हैं इस ब्लॉक के, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन देने की बहुत चुल रहती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देंगे और अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन किसी मटेरियल में, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी ग्रुप में डाल रहे हैं, तो यानी कि आप उस एलिमेंट को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देने की बहुत ज़्यादा इनको तमन्ना होती है और ये अपना इलेक्ट्रॉन ईजिली किसी को देते हैं क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इसीलिए एस ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं। ठीक है, और इनमें से लिथियम जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग होता है। इसमें दो फैक्टर होते हैं, क्योंकि इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल का कम होना जरूरी होता है, लेकिन आयनाइजेशन पोटेंशियल भले ज़्यादा होता है लेकिन लिथियम प्लस का जो हाइड्रेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है और वो इस आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले कंडीशन को सरपास कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए लिथियम जो होता है वो मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो एक सॉल्ट होता है बच्चों जिसके बारे में तुम लोग जानते होंगे, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, इसको बोलते हैं पोटैश एलम। तो जो लिथियम होता है बच्चों वो पोटैश एलम का फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि एक लैटिस एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट होता है। लैटिस एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं कि स्मॉल एनायन को स्मॉल कैटायन स्टेबलाइज करता है, स्मॉल कैटायन स्टेबलाइज करता है, और लार्ज कैटायन को लार्ज एनायन को लार्ज कैटायन स्टेबलाइज करता है। ठीक है, तो सल्फेट आयन जो होता है SO4 ये एक लार्ज एनायन होता है, तो इसको स्टेबलाइज सिर्फ लार्ज कैटायंस कर सकते हैं। और जो लिथियम प्लस होता है बच्चे वो बहुत ही स्मॉल कैटायन होता है। इसीलिए अगर तुमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि बताओ इनमें से कौन है जो एलम फॉर्मेशन नहीं कर सकते, जिसमें पोटेशियम है, सोडियम है, लिथियम है और इसमें कैल्शियम है, कौन एकदम से नहीं कर सकता? तो बच्चों लिथियम जो है स्मॉल साइज की वजह से एलम फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले सकता है। ठीक है, चलो अब मैं इनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जल्दी बात करते हैं। ये फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो बात करेंगे वो हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का कंबाइन करेंगे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इनके कंबाइन फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं बच्चों साइज के बारे में। तो जो साइज होता है वो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इंक्रीज करता है। ये बहुत ही बच्चों का चीज़ है, इसमें कुछ नहीं बताना है, दोनों केस में यही होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। हाइड्रोजन में 1 होता है, लिथियम में 2 सेल होता है, सोडियम में 3 सेल होता है। जो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है। बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो एक वैसे तो ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी में तुम लोग पढ़े होगे, तो पर मैं बता देता हूँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। अब जैसा कि यहाँ पे तुम लोगों ने देखा है कि साइज तो इंक्रीज करता है जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा।
और ये सेम ग्रुप 1 के लिए भी है और ग्रुप 2 के लिए है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बच्चों डेंसिटी की, घनत्व। तो डेंसिटी जो होती है बच्चों वो ग्रुप 1 में, डेंसिटी ग्रुप 1 में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इंक्रीज करती है। बस एक एक्सेप्शन होता है मुन्ना, कि जो पोटेशियम की डेंसिटी होती है वो सोडियम की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। पर अगर जब हम रूल के हिसाब से जाएंगे तो पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम की डेंसिटी से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये इसकी डेंसिटी उससे क्या होती है, कम होती है। और ग्रुप 2 का जो डेंसिटी का ऑर्डर होता है उसका मैं तुमको बता देता हूँ कि कैसे करना है। एक इस तरीके का एक कर्व बना के आप लोग उसको समझ सकते हैं। सबसे यहाँ पे रखो बेरिलियम को, ठीक है, और यहाँ पे रखो मैग्नीशियम को, और यहाँ पे सबसे नीचे रखो कैल्शियम को। अब उसके बाद यहाँ पे रखो स्ट्रॉन्शियम को, यहाँ पे रखो बेरियम को, और यहाँ पे रखो रेडियम को। तो ये है डेंसिटी का कर्व किसके लिए, ग्रुप 2 के लिए। देखो ये कहने का इस कर्व का क्या मतलब है कि बेरिलियम से कैल्शियम तक, बेरिलियम से जब हम कैल्शियम तक आते हैं तो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। लेकिन जब हम लोग कैल्शियम से रेडियम की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी क्या होती है बच्चा, इंक्रीज करती है। डेंसिटी क्या होती है उस केस में, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग नोट कर लें। अब बात करते हैं बच्चों हम लोग इनके फिजिकल बाकी और प्रॉपर्टी। जैसे एस ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है, सॉफ्ट क्यों होते हैं इसी का रीज़न है, मेटालिक बॉन्डिंग इनके अंदर बहुत कम होती है। अब देखो मेटालिक बॉन्डिंग कम क्यों होती है इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है मुन्ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। मेटालिक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रुप 1 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और ग्रुप 2 में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, तो इनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और मेटालिक बॉन्डिंग कम होने की वजह से इनके जो एटम्स होते हैं, जो ये एटम्स होते हैं मेटल के, इनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसकी वजह से ये मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें मेटालिक बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट बहुत हार्ड होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कॉपर हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सब जो हैं वो थोड़े हार्ड एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं बच्चों मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप 1 के केस में क्या होता है, डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। और ग्रुप 2 में बच्चों, ग्रुप 2 में भी डिक्रीज करता है। बस एक एक्सेप्शन होता है बच्चों कि बेरिलियम जो होता है उसका तो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा होता है बेरियम का, उसके बाद तुम्हारा होता है कैल्शियम का, फिर स्ट्रॉन्शियम का, फिर बेरियम का, और सबसे कम होता है मैग्नीशियम का। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है ग्रुप 2 में मैग्नीशियम का, पर होना चाहिए था बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम, फिर बेरियम, लेकिन मैग्नीशियम का सबसे कम हो जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम का जो होता है वो सबसे कम हो जाता है। बात करते हैं बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 1 के केस में, बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 1 के केस में डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, और ग्रुप 2 में बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है इस ट्रेंड के। ठीक है, सबसे ज़्यादा तो बेरिलियम का होता है, फिर बेरियम का होता है, फिर कैल्शियम का होता है, फिर रेडियम का होता है, फिर स्ट्रॉन्शियम का होता है, और सबसे कम एक बार फिर से मैग्नीशियम का होता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड कि मैग्नीशियम का बीपी और एमपी ग्रुप में सबसे कम होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तुम लोग पढ़ चुके हो। मेटल का सरफेस होता है, लाइट आके उस पर इंसिडेंट करती है और यहाँ से पुचुक से इलेक्ट्रॉन निकाल देती है,
और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सर्किट जाके पूरा करते हैं और करंट का फॉर्मेशन करते हैं, जो आजकल भारत सरकार और टाटा हमारी जो इंडिया की अग्रिम कंपनियां हैं वो सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो यही कंसेप्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। अब देखो इसमें ये जो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर कोई भी एलिमेंट है उससे अगर एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होता है तो हमको एनर्जी देनी पड़ती है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो भैया हमारी सनलाइट होती है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। तो अगर मान लो सनलाइट गिर रही है किसी मेटल के ऊपर और उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल सके तो वो निकाल देगी, ठीक है। और ये भी हम जानते हैं कि जो ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं इनका आईपी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं उसमें से जो सबसे कम आईपी होता है, सबसे कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है सीजियम का, ठीक है। सीजियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है बच्चों, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। तो सीजियम इसी की वजह से ड्यू टू इट्स लो आईपी फोटोवोल्टाइक सेल में इस्तेमाल होता है, फोटोवोल्टाइक सेल में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके ऊपर सनलाइट गिरती है, यहाँ से चुपुक से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन वायर में जाते हैं, नीचे जाते हैं, बैटरी लगा होता है, बैटरी को चार्ज करते हैं और उस बैटरी से आप लोग पंखा, टीवी, लाइट इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई फोटो इलेक्ट्रिक की। अब बात करते हैं बच्चों फ्लेम टेस्ट की। फ्लेम टेस्ट को पढ़ने से पहले मैं तुमको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को सुनना मुन्ना, कि देखो जैसे मान लो अरे यार जैसे मान लो ये कोई एलिमेंट था, इसमें सबसे आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन यहाँ था, बाहर वाला सेल इसका कम्प्लीटली खाली था। जब हम इसको एनर्जी देते हैं, देखो एनर्जी जो होती है ना वो कंजर्व्ड है, ठीक है। तो एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, ना तो बनाया जा सकता है। तो क्या करते हैं, अगर हम एनर्जी देंगे और ये इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ पे चला आया तो इतनी एनर्जी जब हम उसको दिए, ठीक है, तो वो कूद के इस वाले सेल में चला आया। अब जब ये वापस जाएगा मुन्ना तो एनर्जी को इमिट भी तो करेगा जितनी एनर्जी एब्जॉर्व किया था, ठीक है। उतना नहीं करता, उससे कम करता है क्योंकि कुछ तो खर्च भी कर देता है, ठीक है। तो इमिट भी करेगा। तो ये अगर ये जो इमिट किया है एनर्जी, अगर ये एनर्जी विजिबल रीजन में होती है तो हमको ये क्या करती है, अपने नेकेड आँखों से, हमारी नंगी आँखों से ये हमको क्या करती है, दिखाई देती है। तो फ्लेम टेस्ट इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्या करते हैं, जनरली क्या होता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को जब हम लोग फ्लेम टेस्ट पे हीट करते हैं, मान लो किसी एलिमेंट को, तो ये कलर शो करता है। क्यों कलर शो करता है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उतना टाइटली बाउंडेड नहीं होता है न्यूक्लियस से, तो वो एनर्जी लेके इस कैंडल की क्या मतलब ये आग की एनर्जी, ये जो आग है इसकी एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो वो क्या करता है, उस लाइट को इमिट करता है जो हमको दिखाई देती है कलर के फॉर्म में। तो फ्लेम टेस्ट पे अलग अलग कलर दिखता है, लेकिन दो एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है, जो फ्लेम टेस्ट को नहीं देते हैं, फ्लेम टेस्ट को नहीं देते। ऐसा क्यों ये नहीं देते हैं, क्योंकि इनका साइज स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होता है इनका। और स्मॉल साइज होने की वजह से मुन्ना, स्मॉल साइज इनका होने की वजह से ये लोग अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाते। और इलेक्ट्रॉन को अगर एक्साइट नहीं कर पाते तो वापस कहाँ से आएगा वो, ठीक है। तो ये बात कर ली हम लोगों ने फ्लेम टेस्ट की। अब हम लोग एक और टॉपिक की बात करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी की। हाइड्रेशन एनर्जी, अच्छा एक बात बता देता हूँ, जब कहीं हाइड्रेशन एनर्जी आए तो वहाँ पे मेटल की बात नहीं होती है, वहाँ पे मेटल के आयन की बात होती है, ठीक है। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है मुन्ना, वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप।
अच्छा देखो, हाइड्रेशन एनर्जी होती क्या है, एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, शायद शोभित सर ने एक्सप्लेन किया होगा। जैसे मान लो कोई एलिमेंट को हम लोगों ने कोई भी आयन को डाला अब वाटर में, ठीक है, तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वाटर जो होता है, जैसे बगल में यहाँ पे वाटर मौजूद था, अब वाटर भी डाइपोल होता है, ऑक्सीजन पे निगेटिव और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। अब ये क्या करता है, ये दोनों कहते हैं कि अरे देखो कोई चार्ज आया है, तो हाइड्रोजन कहता है कि नहीं नहीं हम तो रिपेल हो रहे हैं, लगता है तुम्हारे वाला चार्ज है। तो ये क्या कहता है, तो चलो तो इसकी तरफ आते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ऑक्सीजन वाले तरफ से किसी कैटायन को ये घेरने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, निगेटिव कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन। अब हम लोग चूंकि एक फिजिक्स में हम लोग जानते हैं, फिजिक्स का एक फॉर्मूला है, ठीक है, फिजिक्स में हम लोगों को गुरुजी हमारे पढ़ाते हैं कि जब दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं तो उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। अब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने का क्या मतलब है, एनर्जी को इमिट करता है, एनर्जी इवॉल्व करता है। तो जब ये इंटरेक्शन होता है ना, तो यहाँ पे एक एनर्जी निकलती है डेल्टा एच, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है बच्चों, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन एटम पे, चार्ज पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, ठीक है। तो जब हम ग्रुप की अगर मैं बात करूं, ग्रुप में चार्ज तो सेम होता है सब में, ठीक है, जैसे अगर ग्रुप 1 है तो उस पर +1 होगा, लेकिन साइज इंक्रीज करता रहता है, ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या करता रहता है, इंक्रीज करता रहता है। साइज इंक्रीज करता है, चार्ज सेम रहता है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। अब देखो जिसके अंदर हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा उसका हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल का साइज उतना बड़ा होगा, हाइड्रेटेड आयन का साइज उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात तुमको नोट करने वाली है। तो अगर कोई तुमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस, इसमें अगर इन तीनों को वाटर में मिलाया गया है तो किसका साइज सबसे ज़्यादा होगा, तो भैया जिसमें हाइड्रेशन जितना ज़्यादा होगा उसका साइज सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे बड़ा साइज हो जाएगा Li+ का, फिर हो जाएगा Na+ का, और सबसे छोटा इसमें से होगा सोडियम प्लस का। लेकिन अगर बात किया जाए बिना पानी के गैसियस फॉर्म में, तो सबसे बड़ा साइज किसका हो जाएगा, पोटेशियम का हो जाएगा, फिर हो जाएगा सोडियम का हो जाएगा, और सबसे छोटा साइज किसका हो जाएगा बच्चा, लिथियम का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर दी हाइड्रेशन की एनर्जी की, ठीक है। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर की, रिड्यूसिंग पावर की बात करते हैं। तो रिड्यूसिंग पावर को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ SOP से। SOP मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब कि ऑक्सीडाइज होने पे अगर किसी एलिमेंट को, किसी भी, जैसे मान लो ये एलिमेंट है, ठीक है, कोई मेटल है, ठीक है, जब इसको हम इसका हम लोग इलेक्ट्रोड बनाते हैं और इसको जब हम लोग इसके सॉल्यूशन में, इसी के सॉल्ट के सॉल्यूशन में, मतलब M+ के सॉल्यूशन में रखते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से, इसको अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर इस सॉल्यूशन का जो मोलैरिटी है वो 1 मोलर है और जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो प्रेशर है वो 1 बार है, तो इतने कंडीशन पे जो पोटेंशियल क्रिएट होता है उसको स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन निकाल के ऑक्सीडेशन कर देगा वो उतना ज़्यादा उसका SOP हाई होगा। तो वैसे इलेक्ट्रॉन निकालने के हिसाब से सबसे ज़्यादा सीजियम का होना चाहिए था, ठीक है, सबसे ज़्यादा सीजियम का होना चाहिए था, लेकिन चूंकि जब ये इलेक्ट्रॉन निकाल के M+ में जाता है तो यहाँ पे इसका हाइड्रेशन होने लगता है
और हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होता है लिथियम प्लस का, जिसकी वजह से लिथियम जो होता है बच्चों वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग होता है, फिर तुम्हारा रुबिडियम होता है, फिर सीजियम होता है, फिर पोटेशियम होता है और फिर सोडियम होता है। ठीक है, ये ऑर्डर है। और ये मैं बात कर दिया ग्रुप 1 की, ये बात मैं कर दिया ग्रुप 1 की। अब मैं बात करता हूँ ग्रुप 2 की। ग्रुप 2 में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रेडियम का होता है, फिर बेरियम का होता है, फिर स्ट्रॉन्सियम का होता है, फिर कैल्शियम का होता है और सबसे कम होता है मैग्नीशियम का। ठीक है, अब एक बात देख लो, मैग्नीशियम से कम बेरिलियम का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो जनरली जो साइज वाला फैक्टर आ रहा है ना कि स्मॉल साइज की वजह से, वो ग्रुप 1 में ज़्यादा आ रहा है। ग्रुप 2 में देखो सब कुछ नॉर्मल जैसा रह रहा है जो होना चाहिए था, मतलब रेडियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा तो इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो सबसे ज़्यादा रह रहा है। ठीक है, तो मेनली ग्रुप 1 में ये वाली दिक्कत जो है वो आ रही है। ठीक है, अब देखो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की आज हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या है कि ये जो ग्रुप 1 के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ग्रुप 1 की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के। तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्यों? ड्यू टू लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनका आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो बहुत कम होता है और ये टार्निश इन एयर, मतलब ये हवा में ही रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेते हैं। इनको अगर खुले में रख दोगे ना तो ये ऑक्साइड बना लेंगे, इसीलिए इनको केरोसिन वगैरह में रखते हैं। सबसे पहला रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब सबसे पहली चीज़ मैं तुमको बता देता हूँ मुन्ना कि ऑक्सीजन जो होता है वो तीन फॉर्म में पाया जाता है। एक O2 माइनस, एक O2 2 माइनस और एक होता है मुन्ना O2 पे माइनस। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -1 होता है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन पे -½ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड और इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ा जो साइज होता है वो सुपर ऑक्साइड का होता है, फिर होता है पर ऑक्साइड का और फिर होता है नॉर्मल ऑक्साइड का। अब एक बात मैंने तुमको बताया था लैटिस एनर्जी के लिए कि जो लार्जर आयंस होते हैं, जो लार्जर आयन होते हैं, लार्जर एनायन होते हैं, उनको स्टेबलाइज कौन करता है? लार्जर कैटायन करता है। यानी कि ये जो सुपर ऑक्साइड है इसको लार्जर कैटायन स्टेबलाइज करेगा। इसको कौन स्टेबलाइज करेगा? लार्जर कैटायन स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो लार्जर कैटायन को स्टेबलाइज करने के लिए कौन हो सकता है? लिथियम तो नहीं हो सकता है, तो इसीलिए चलो मैं आगे तुमको बताता हूँ। अगर मान लो मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये बना रहा है O2 के साथ रिएक्ट करके M2O, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। सबसे पहले मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके M2O बनाता है, ये नॉर्मल ऑक्साइड, ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। फिर अगर ये और ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है M2O2। ठीक है, ये था नॉर्मल ऑक्साइड। M2O2 ये बनाता है सुपर ऑक्साइड, फिर बनाता है ये पर ऑक्साइड। और अगर ये फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सुपर ऑक्साइड। अब जैसा कि जानते हैं ग्रुप 1 में मेटल के ऊपर +1 होता है, तो यहाँ पे 2 मेटल है यानी कि ऑक्सीजन पे -2 है, यहाँ पे 2 मेटल है और 2 ऑक्सीजन है यानी कि ऑक्सीजन पे -1, एक मेटल 2 ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन पे -½ ठीक है, अब देख लो जो लिथियम होता है, लिथियम मेनली Li2O बनाता है, मेनली नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा होता है और ट्रेसेस ऑफ परऑक्साइड बनाता है, बहुत ट्रेसेस होते हैं परऑक्साइड के। ठीक है, जो सोडियम होता है वो नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है और पर ऑक्साइड भी बनाता है, चूंकि इसका साइज लिथियम से बड़ा होता है, लेकिन ये सुपर ऑक्साइड बहुत कम बनाता है। लेकिन बाकी जितने पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम होते हैं वो तीनों ऑक्साइड बनाते हैं, और बल्कि इनका सुपर ऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में होता है।
ठीक है, क्योंकि साइज इसका रीज़न है, साइज बड़ा आयन है। ठीक है, अब देखो हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा आज की एक क्लास थी मेरी, उसको मैं ज़रा शिफ्ट कर दूं ताकि इस क्लास को ले लूं। एक मिनट देना। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, देखो, ठीक है, जैसे जो एक पहले तो नॉर्मल ऑक्साइड की मैं बात करता हूँ, नॉर्मल ऑक्साइड की बात करता हूँ। ये देखो हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड में बहुत सही तरीके से बताऊंगा, अगर कोशिश करोगे तो तुमको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो कैसे तुमको करना है। देखो इधर, एक सेकेंड, देखो जैसे अब ये रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ। ठीक है, तो ये बनाता है हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या बनाता है? हाइड्रो ऑक्साइड। अब देखो ये रिएक्शन कैसे होती है, मैं तुमको एकदम से सही तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो इस रिएक्शन का मेनली तुमको इसको तोड़ के इसको करना पड़ेगा। जैसे मान लो मेटल ऑक्साइड होता है, तो यहाँ पे 2 M+ मौजूद हैं और एक O2- मौजूद है। ठीक है मुन्ने, और वाटर जो होता है वो ये है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ये मेटल क्या करता है, ये इस पे ऑक्सीजन पे ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे ये मेटल क्या करता है मुन्ना, ये मेटल यहाँ से OH को निकालता है। ठीक है, अब इसके लिए तुमको 2 OH- चाहिए। ठीक है, ये तुमको 2 OH- चाहिए। अब यहाँ से ये क्या करता है, देखो इधर, ये मेटल यहाँ से OH, ये मेटल इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, इसके साथ जाएगा, बॉन्ड बनाएगा और ये बना लेगा सबसे पहले MOH। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे पास H+ बच गया, यहाँ पे तुम्हारे पास H+ बच गया, वहाँ पे O2-, तो O2- और H+ मिलके यहाँ पे एक और OH- बना लेते हैं, और अब दूसरा M+ और ये मिलके क्या बना लेता है, एक दूसरा MOH। तो जब नॉर्मल ऑक्साइड जो होते हैं मुन्ना, जब नॉर्मल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ बनाते हैं हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। लेकिन जब एक पर ऑक्साइड, जैसे ये एक पर ऑक्साइड है, ठीक है, तो अब पर ऑक्साइड देखो क्या क्या होता है, पर ऑक्साइड में 2 M+ होंगे और एक होगा तुम्हारा पर ऑक्साइड आयन। पर ऑक्साइड आयन ये होता है मुन्ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया, वाटर लिया। अब देखो क्या बनता है, ये है वाटर। ठीक है, समझ गए। अब देखो ये क्या होता है, यहाँ से एक OH- इसके साथ जाके लगेगा। ठीक है, और एक दूसरा वाटर से OH- जाके इस मेटल के साथ लग जाएगा, तो ये बना देगा 2MOH। तो OH- यहाँ से OH-, यहाँ से OH- चला गया, तो ये यहाँ एक H+ बचा, यहाँ पे एक H+ बचा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, घपाघप इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा और क्या बना देगा, H2O2। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये जो कंपाउंड होता है मुन्ना, वो ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है। तो
इसी रीज़न की वजह से, जैसे कि हम लोग देख रहे हो, जब हम पर ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, जब पर ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं तो वहाँ पे हमको H2O2 का उत्सर्जन होता हुआ दिखता है, और H2O2 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर होता है, जिसकी वजह से हम Na2O2 को पुनः ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में। अब ये मत पूछना कि क्यों, क्योंकि भैया इसको पानी में डालोगे तो ये H2O2 पुक्क से निकाल देगा, और H2O2 फटाफट जाके ऑक्सीडाइज करेगा, फटाफट जाके ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले नॉर्मल ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस पढ़ा, फिर हम लोगों ने पर ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस पढ़ा, और अब हम लोगों ने पढ़ा, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये बार बार इरेजर सेलेक्ट हो जा रहा है, सुपर ऑक्साइड का। ठीक है, तो देखो सुपर ऑक्साइड जो है, सुपर ऑक्साइड का कराए हम लोगों ने जल से रिएक्शन, सुपर ऑक्साइड की मैंने कराई जल से रिएक्शन। जब सुपर ऑक्साइड की मैंने जल से रिएक्शन कराया, देखो सुपर ऑक्साइड के बारे में, एक मेटल है और ये होता है सुपर ऑक्साइड आयन। इस सुपर ऑक्साइड आयन में मुन्ना एक ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और एक ऑक्सीजन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो हमने डाला इसमें जल, ठीक है, तो ये OH माइनस वाला पार्ट तो इससे जाके लग गया हमेशा की तरह, तो ये MOH बना दिया। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है कि हमने यहाँ पे एक मेटल लिया, एक MOH बनाया, यहाँ से H प्लस बच गया। ठीक है, यहाँ से H प्लस बच गया ना, यहाँ से H प्लस, इसका एक H प्लस बच गया, तो ये H प्लस जाके यहाँ लग जाएगा और ये बना देगा। अभी फिलहाल ये बना है। ठीक है, अब दूसरा मेटल, अब यही चीज़ एक बार फिर से होगी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो वहाँ पे एक और, देखो मैं समझा रहा हूँ, जैसे ये हुआ, अब दूसरा जो मेटल प्लस है, अरे एक और ये मौजूद होगा ना, एक ही थोड़ी ना मौजूद होता है आयन। ठीक है, अब ये जो दूसरा M प्लस है, देखो अब ये दूसरा M प्लस क्या करेगा, फिर से वाटर से यहाँ से OH माइनस निकाला, तो यहाँ पे 2 MOH बन गए, यहाँ पे 2 हम इसको ये लेना पड़ेगा, 2 वाटर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से जो H प्लस बचा था वो H प्लस गया इसके पास, यहाँ से जो H प्लस बचा था ये गया इसके पास, तो ये फिर से इसने क्या बना दिया, ये बना दिया। अब देखो 2 ये बन गए, ये कोई स्पेसीज नहीं होते हैं, मैं तुमको समझाने के लिए बना रहा हूँ। फिर क्या होता है, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो हमको ये मिलता है। यहाँ पे देखो 1 पर बॉन्ड, 2 पर बॉन्ड, 3 पर बॉन्ड होते हैं। अब जब एक ही पर बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है तो 2-2 कहाँ से होंगे, तो ये बॉन्ड यहाँ से क्या करता है, बीच से टूट जाता है। यहाँ से जब ये टूटा तो यहाँ पे ये OH डॉट और OH डॉट बने, ये मिल के आपस में क्या बना देंगे, H2O2 बना देंगे। और यहाँ पे बच्चों ये O डॉट और O डॉट बना था, ये रेडिकल्स, ये दोनों आपस में कंबाइन होके क्या बना देंगे, O2 बना देंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, O2। तो अब ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है मुन्नवा, ठीक है, कि जब सुपर ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं, जब सुपर ऑक्साइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वहाँ पे हाइड्रो ऑक्साइड भी बनता है, वहाँ पे H2O2 भी बनता है, और वहाँ पे ऑक्सीजन का भी उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है, ऑक्सीजन का भी उत्सर्जन होता है। और ये क्यों होता है, ये तुम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन से, और ये इक्वेशन जो यहाँ पे ये इक्वेशन है मुन्ना, ये सिर्फ शशांक सर ने तुमको समझाने के लिए बताया ताकि तुमको याद ना करना पड़े। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं तुमको बता देता हूँ, इसी रीज़न की वजह से जो KO2 होता है ना, इसको हम लोग स्पेस कैप्सूल में इस्तेमाल करते हैं। क्यों स्पेस कैप्सूल में इसलिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब KO2 को पानी में मिलाते हैं मुन्नवा, ठीक है, तो ये बनाता है KOH प्लस H2O2 प्लस O2। अब सबसे पहली चीज़ देखो, ये जो KOH होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने ऊपर। ठीक है, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसको क्या करते हैं, जो इंसान है स्पेस कैप्सूल में बैठा हुआ है, तो ये सांस लेगा तो यहाँ से निकालेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये घपाक से KOH क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करके हटा देता है और O2 छोड़ता है, तो ये बड़े भाई सांस ले पाते हैं।
तो सांस लेने में भी मदद करता है और सांस छोड़ने में भी मदद करता है, इसीलिए इस पेस्ट कैप्सूल में और सबमरीन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हम लोगों की। ठीक है, अब इसी तरह बच्चों हम लोग ग्रुप 2 के बारे में भी कुछ, और अब एक और चीज बात बता देता हूं तुमको, रिएक्शन विथ नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन के बीच में ना ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो इसको तोड़ना और उसके बाद इसके साथ एक अच्छा लैटिस बनाना, मतलब अच्छा लैटिस एनर्जी वाला क्रिस्टल वो आयनिक कंपाउंड बनाना सबके बस की बात नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ ये कौन कर पाता है मुन्ना? लिथियम ही कर पाता है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ लिथियम ही नाइट्रोजन के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, और लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या करता है? नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, नाइट्राइड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बस लिथियम करता है ग्रुप 1 में। ठीक है, अब मे भी ग्रुप 2 की केमिस्ट्री आज यहाँ इस लेक्चर में ना हो पाए, तो हम लोग ग्रुप 2 की केमिस्ट्री अगले ग्रुप 2 का केमिकल प्रॉपर्टी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो अब बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर। अब इसको भी समझ के करेंगे, रटेंगे नहीं हम लोग कुछ ना यार, क्योंकि रटेंगे तो फिर मेरे में और सब बाकी टीचरों में क्या अंतर रह जाएगा अगर मैं रटाने लगा यहाँ। देखो जैसे मान लो जो मेटल होता है, ठीक है, और हमने लिया यहाँ पे वाटर, यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। और ये जो मेटल्स होते हैं ना, एल्कली मेटल्स ग्रुप 1 वाले, इनको इलेक्ट्रॉन देने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है। तो ये जितने भी एल्कली मेटल्स होते हैं, ये देखते हैं कोई ऐसा एटम मिल जाए, ठीक है, ये कोई देखते हैं कोई ऐसा एटम मिल जाए, कोई ऐसा ग्रुप मिल जाए जिसमें हाइड्रोजन को के ऊपर ज्यादती हो रही हो, कोई उसका इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, तो हम क्या करेंगे? उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ये क्या करता है? ये मेटलवा बोलता है कि ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है ना, एक काम करो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के ऊपर डाल दो और ये लो मेरा एक इलेक्ट्रॉन। तो कहेगा सर मैं अपना इलेक्ट्रॉन वहाँ डाल दिया, ये OH- बन गया और मेरा इलेक्ट्रॉन चला गया तो मैं H+ बना था, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन लेके मैं H- बन गया, मान इतना, यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन, और आप M+ बन गए। तो आप M+ और OH- के साथ मिलके, ठीक है, आप तो हाइड्रोक्साइड बना के कल्ले हो गए, साइड हो गए। मेरा क्या, मैं नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में हूं। तो कहेगा रुको ना, मेरा एक और एलिमेंट तो है, ठीक है, उससे भी यही चीज करवा रहा हूं, तुम रुको, परेशान मत हो। तो ये फिर से कहेगा कि दूसरे वाले अपने वाटर मॉलिक्यूल को भेजो, तो उसको फिर ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन OH- पे चले जाएंगे। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये M+ हो गया, ये यहां चला गया तो ये OH- हो गया, और यहां से एक और नेसेंट हाइड्रोजन का उत्सर्जन हुआ। तो यहां पे 2 मेटल हाइड्रोक्साइड बन गए। अब यहां पे तुमने देखा होगा 2 नेसेंट हाइड्रोजन मिल गए, और 2 नेसेंट हाइड्रोजन कहेंगे अच्छा मेरा भी इंतजाम कर दिया। ये दोनों आपस में क्या करते हैं? बॉन्ड बना के क्या कर लेते हैं? H2 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो एक बात याद रखना, जब भी एल्कली मेटल्स जो होते हैं, एल्कली मेटल्स, ये किसी ऐसे ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो वहां पे ये हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। यहां पे वो किसका उत्सर्जन करते हैं? हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं रिएक्शन विथ अदर प्रोटॉन और प्रोटॉन डोनर्स के साथ रिएक्शन देख लेते हैं ना, कि और जो प्रोटॉन डोनर्स हैं उनके साथ कौन। अब देखो एसिडिक हाइड्रोजन और एसिड होने में अंतर बता दे रहा हूं। एसिड वो होते हैं जो खुद H+ निकाल दें, और एसिडिक हाइड्रोजन उनमें होता है जिनमें हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होता है और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव कैरेक्टर होता है। तो बच्चों देखो अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल निगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ का हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन अमोनिया एसिड नहीं, अमोनिया एक लुईस बेस होता है। समझ में आया? तो चलो और कुछ रिएक्शन देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन हो गया बच्चों, देखो इसके साथ, ये एल्काइन है, ठीक है। अब एल्काइन में भी वही केस होता है,
इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की तरफ पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन अपना एक इसको दिया, 2 इस्तेमाल करेंगे तो ये बना दिया RCC माइनस Na प्लस, और यहाँ पे क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, एक ये हो गया। इसी तरह अल्कोहल के साथ यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन से जुड़ा है, यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है। यहाँ पे भी अगर हम लोग कराएंगे रिएक्शन तो ये क्या हो जाएगा, 2RO माइनस, ये बना लेगा सोडियम एल्कोक्साइड, और यहाँ पे भी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, वही केस अमोनिया के साथ भी। यहाँ पे भी ये डालेगा, फिर यहाँ पे क्या निकालेगा, NaNH2 प्लस हाफ H2। अच्छा, यहाँ पे जब एक एक मोल लिए हैं तब हाफ निकला, अगर 2 ले लेंगे तो यहाँ पे पूरा निकल जाएगा, हाइड्रोजन H2 निकल जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। तो ठीक है बच्चों, इतना हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, इतना हम लोगों ने मेन सारे रिएक्शन ग्रुप 1 के देख लिए हैं। अब अगले टर्म पे अगले क्लास में मिलेंगे बच्चों तो ग्रुप 2 के रिएक्शंस देखेंगे। तब तक के लिए इसको पूरा रिवाइज कीजिए। अगर इसको आप पूरा अच्छे से करेंगे तो, और अगले टर्म पे मैं आप लोगों को ट्रिक्स भी बताऊंगा, बहुत सारे सॉलिबिलिटी के ट्रिक्स बताऊंगा, कई सारे ट्रिक्स बताऊंगा। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो आपके दोस्त लोग हैं जिनको अभी प्रॉब्लम हो रही है, जिनको अच्छे टीचर नहीं मिल पा रहे हैं पढ़ने के लिए, वो इस एस ब्लॉक को रिवाइज कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह एस ब्लॉक पढ़ाया भी नहीं जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं बच्चों।